Hi friends, good morning. This is Sayyid Azam Iqbal. I hope you all must be very much healthy and absolutely and amazingly awesome. Friends, आज हम GoPro बुक के चैप्टर 1 के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर इस बुक के इंट्रोडक्शन को आपसे शेयर किया। इस बुक के बारे में वर्ल्ड के टॉप 25 बिलियनियर नेटवर्कर्स, अरबपति नेटवर्कर्स क्या कहते हैं, उनके व्यूज, रिव्यूज एंड फीडबैक्स आपसे शेयर करें। ये बुक क्यों लिखी गई, इससे ज्यादा कैसे फायदा लें, और इस बुक के थ्रू आप अपने करियर को एक ऊंचाई तक कैसे लेकर के जा सकते हैं, ऐसे किस तरह से इस बुक को यूज करें, और बहुत कुछ काम की बातें जो आपको इनिशियल लेवल पर जानना जरूरी, वो सब शेयर की गई। मैं समझता हूं कि अगर आज के इस सेशन को आप सुन पा रहे हैं तो उससे पहले आप पहले के सेशन को भी ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और आगे के चैप्टर भी हम लोग एक एक हफ्ते के गैप से आप लोग के साथ में शेयर करते रहेंगे। ये वर्ल्ड के टॉप 10 कोचेस में से एक और राइटर्स में से एक जो है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के उस शख्सियत की लिखी हुई बुक है, जिनका नेम आपकी स्क्रीन पर सामने आपको दिखाई दे रहा है, मिस्टर एरिक वोरे। और ये बुक इस इंडस्ट्री के ऊपर लिखी गई वर्ल्ड की टॉप 10 बुक्स में से एक है, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। लेकिन आप लोगों के फायदे के लिए, आपकी आसानी के लिए इसको आसान हिंदी भाषा में अनुवाद करके और एक्सप्लेन करके आप लोगों के साथ में शेयर किया जा रहा है, जिसका आज हम लोग पहले अध्याय की बात करेंगे। चैप्टर 1, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे उत्तम नहीं है लेकिन औरों से बेहतर है। इस चैप्टर का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सबसे बेस्ट नहीं है। यहां पर भी इसके अपने अप्स एंड डाउन्स हैं, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, स्ट्रगल्स हैं, मेहनत है, सक्सेस और फेलियर दोनों यहां इंक्लूड हैं। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव स्टडी के साथ में किसी भी अदर इंडस्ट्री के साथ में इसको आप अगर कंपेयर करते हैं तो ये सबसे बेहतर है। दोस्तों, क्या आप बेचैन महसूस करते हैं? क्या आप खुद को असंतुष्ट महसूस करते हैं? क्या आप अपने काम और जीवन बनाने के तरीके को देखकर सोचते हैं कि कोई बेहतर रास्ता जरूर होना चाहिए? अच्छी खबर यह है कि हाँ, एक बेहतर रास्ता है, लेकिन यह रास्ता उन रास्तों से अलग है जो आपको स्कूल में सिखाए गए हैं। मैं आपको बताता हूं। मैं पूरे विश्व में यात्रा करता हूं। मैं लोगों को भागीदार बनाकर एक खेल खेलना पसंद करता हूं। मैं लोगों से पूछता हूं कि वह मुझे एक बेहतरीन व्यापार के बारे में बताएं, और यह भी बताएं कि आप कौन से गुण उस व्यापार में चाहते हैं और कौन सी बात उस व्यापार में नहीं चाहते। यह हमेशा एक दिलचस्प सूची बनती है। अगर हम आमने सामने बैठे होते तब मैं आपसे भी यही करने को कहता, पर ऐसा मुमकिन नहीं। इसलिए मैं आपको बताता हूं जो अभी तक 30 देशों के लोगों ने मुझे अपने विचार बताए, जिसे मैं कहना पसंद करता हूं उत्तम कैरियर सूची, परफेक्ट करियर लिस्ट। लोगों ने ज्यादातर वह विचार देना शुरू किए जो वह पसंद नहीं करते, यानी कि कौन सी चीज वो चाहते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए उनके करियर में। यानी कि वो चाहते हैं कि कोई बॉस नहीं हो, विशेष कपड़ों की पाबंदी नहीं हो, समय की जल्दी नहीं हो, कोई कर्मचारी नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो, कोई राजनीति नहीं हो, कोई समझौता नहीं हो, कोई उच्च ज्ञान की जरूरत नहीं हो। अब लोगों ने अच्छी सोच के साथ विचारों को देखा और अपने सकारात्मक गुण बताए जो उत्तम करियर में चाहते हैं, यानी कि वो बातें जो वो अपने परफेक्ट करियर लिस्ट में चाहते हैं। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, अच्छे उत्पाद एवं सेवाएं, असीमित आय, अवशिष्ट आय यानी कि पैसिव इनकम, काम नहीं भी करें तो भी पैसा आए, अपने पसंद के लोगों के साथ काम करना, समय की आजादी, व्यक्तिगत विकास, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर वो उसे बिल्ड कर सकें, जरूरतमंद की मदद में योगदान, कम खर्च में शुरुआत हो सके, आयकर सुविधा यानी कि इनकम टैक्स के बेनिफिट। आप अपनी पसंद के गुण विचार भी इसमें जोड़ सकते हैं। आप सोच के देखें, ऐसे गुणों से भरा करियर कितना रोमांचित होगा। सभी नौकरियां जिन्हें मैं जानता हूं वह इन 5 वर्गों में आती हैं। नंबर 1 ब्लू कॉलर, नंबर 2 व्हाइट कॉलर,
नंबर 3 सेल्स, नंबर 4 पारंपरिक व्यापार यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस, नंबर 5 इन्वेस्टर्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्लू कॉलर करियर की। यह है विकिपीडिया परिभाषा। ब्लू कॉलर कर्मी वह मजदूर जो मजदूरी वर्ग में आते हैं, जो खुद मजदूरी कार्य करते हैं। मेरी परिभाषा में वह लोग जो किसी चीज को ठीक करने, बनाने, साफ करने, तैयार करने वाले कार्य करते हैं, वह ब्लू कॉलर में आते हैं। मैंने अपने जीवन में कई ब्लू कॉलर काम किए हैं और कोई भी व्यक्ति जो इस वर्ग में कार्य करता है उसे अपने कार्य में संपूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या ब्लू कॉलर कार्य उत्तम करियर सूची में आ सकते हैं? यकीनन जवाब है नहीं। यकीनन जवाब है नहीं। बिल्कुल ऐसे कार्य में कुछ ही गुण विचार पूरे हो सकते हैं, यानी कि परफेक्ट करियर लिस्ट के सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स इस तरह के ब्लू कॉलर करियर के अंदर पूरे हो सकते हैं, जैसे कि अच्छे उत्पाद मिले या कम खर्च में शुरुआत की जा सकती है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो ब्लू कॉलर आपको वह सब नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, सेकंड पॉइंट, व्हाइट कॉलर करियर की। यह है व्हाइट कॉलर विकिपीडिया परिभाषा, यानी कि विकिपीडिया की डेफिनेशन। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग वह लोग जो अपने काम में पेशेवर प्रशासनिक कार्य ब्लू कॉलर वर्ग के लोगों के साथ करते हैं। मेरी परिभाषा में वह व्यक्ति जो किसी और द्वारा नौकरी पर रखे गए हैं, मजदूरी या सेल्स से अन्य कार्य को करने के लिए। अधिकतर लोग व्हाइट कॉलर वर्ग को अपनाते हैं क्योंकि सामाजिक रूप से उपलब्ध विकल्पों में यह वर्ग सबसे अधिक स्वीकार किया गया है। यह लंबे समय से सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा गया है, यानी कि सुरक्षित, इसमें सेव ऑप्शन की तरह से करियर को देखा जाता है। पर हाल ही में बहुत कुछ बदल गया है। जब तक आप कंपनी के प्रति वफादार हैं, कंपनी आपके प्रति वफादार रहेगी। मैंने अपने जीवन में व्हाइट कॉलर वर्ग में भी काम किया है। मेरे अनुभव के अनुसार 2 तरह के लोग इस वर्ग में कार्य करते हैं, अचीवर्स और हाइडर्स। अचीवर्स वह लोग जो उच्च स्तर पर काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी यानी कि एम्बिशियस, प्रेरित और शक्तिशाली होते हैं, यानी कि स्ट्रांग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। ये उच्च विचारों से भरे होते हैं, यानी कि बड़ी सोच से भरे होते हैं और कॉर्पोरेट की सीढ़ी पर बढ़ना चाहते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर तरक्की करना चाहते हैं, जिनमें महान गुण होते हैं। लेकिन अचीवर का एक नकारात्मक पहलू भी है। जब एक व्यक्ति अचीवर बनने का फैसला लेता है, वह औरों के लिए लक्ष्य यानी कि टारगेट बन जाता है। बॉस उसे नौकरी के लिए डराते हैं, इसलिए वह खुद को नीचे ही रोक कर रखता है। उसके साथी इस नजर से देखते हैं कि वह उन्हें नीचा दिखा रहा है या अपने प्रमोशन लेने में लगा है। तब वह अपनी उपलब्धियों को कमजोर करने की कोशिश करता रहता है। अगर आपको ऐसे शत्रुतापूर्ण वातावरण में अचीवर बनकर रहना है, तब आपको एक बात बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि आपको अपनी कार्य कुशलता के साथ कुछ नहीं करना है। आपको यह समझना चाहिए कैसे राजनीति भरी दुनिया से दूर रहकर दुश्मनों से बचें और अच्छे विचार वाले लोगों से संबंधों को मजबूत बनाएं। वास्तव में कॉर्पोरेट दुनिया में से कुछ सबसे सफल व्यक्ति कभी अचीवर्स नहीं बने, वे अच्छे राजनेता हुए हैं। इसलिए अगर आप कॉर्पोरेट वातावरण में काम करने का फैसला लेते हैं और एक अचीवर बनना चाहते हैं, तब आपको यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि आपको एक अच्छा राजनेता भी होना चाहिए। अब बात करते हैं हाइडर्स की। वह लोग जो राजनीति से नफरत करते हैं लेकिन फिर भी नौकरी करना चाहते हैं। वह सीख लेते हैं कैसे महत्वाकांक्षी अचीवर नहीं बना जाए, यानी कि एक एम्बिशियस अचीवर नहीं बना जाए। वह अलग होकर खड़े नहीं होते हैं, वह मीटिंग में चुप रहते हैं। वह नए विचारों को सामने नहीं रखते, वह छिपते हैं। वह अपना सिर झुकाकर रखते हैं और वही काम करते हैं जैसा उनसे कहा जाता है। वह सिर्फ उतना करते हैं कि उनके बारे में नकारात्मक बात नहीं हो। इस तरह वह कंपनी में जीवित रहते हैं। यह रणनीति दशकों से काम आ रही है, लेकिन नई अर्थव्यवस्था में अब छिपना अधिक कठिन होता जा रहा है और लोग समय से बाहर होते जा रहे हैं। अब हम वापस एक अच्छे करियर सूची पर आए तो क्या व्हाइट कॉलर कार्य एक उस सूची में आ सकते हैं?
यानी कि क्या व्हाइट कॉलर जॉब को आप परफेक्ट करियर लिस्ट में मान सकते हैं? स्पष्ट रूप से जवाब है बिल्कुल नहीं। निश्चित रूप से कई वर्गों में नहीं आता। आगे बात करते हैं सेल्स। सेल्स, कुछ लोगों का चयन नौकरी से अलग जाकर सेल्स करियर में शामिल होने का होता है। यह लोग निश्चित रूप से अधिक साहसी होते हैं, क्योंकि आमतौर पर सेल्स कर्मी की आय काम करने के घंटे के बजाय उसके उत्पादन के अनुसार दी जाती है। मैं हजारों सेल्स कर्मियों को जानता हूं। उन सबका एक आम विषय होता है जो मैंने अपने पूरे करियर में गौर किया है। एक अच्छे सेल्स कर्मी के पास एक ऐसा समय आएगा जब हर चीज अच्छे से होगी। वह जो भी छुएगा सोना बन जाएगा और वह बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। जितनी जल्दी ये सब होता है, वह लगभग अपनी जीवन शैली को उस उच्च स्तर की आय के अनुसार बना लेता है, मेंटेन कर लेता है। वह एक नया घर खरीदता है, नई कार लेता है, अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में भेजता है, घूमने जाता है, काम करता है। थोड़े समय के लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है और फिर कुछ बदलता है। कंपनी अपनी योजनाएं बदलती है, उनका क्षेत्र कम हो जाता है, प्रतियोगी ऊपर होने लगते हैं, वह अपना सर्वश्रेष्ठ ग्राहक खो देता है, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, नई तकनीक से उनके प्रस्ताव का महत्व कम हो जाता है, या सरकार से इंडस्ट्री में बदलाव आ जाते हैं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। 100 से अधिक ऐसे कारण हैं जो सेल्स वर्ग की दुनिया अधिक मुश्किल बना सकते हैं। जब ऐसा होता है, तब जो बड़ी जीवन शैली विकसित हुई है, अब सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अब सप्ताह में 40 घंटे काम करना उनके बिल भरने के लिए काफी नहीं हो पाते हैं, इसलिए वे सप्ताह में 50 घंटे काम करते हैं, फिर 60 घंटे, फिर 70 घंटे, और फिर उनका जीवन बहुत छोटा हो जाता है। उनके पास चीजें होती हैं, पर उनका आनंद लेने के लिए समय नहीं होता। सेल्स कर्मी के लिए अन्य चुनौतियां, कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कितना काम करते हैं, अगले दिन आप फिर शून्य से शुरू करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस महीने आपने कितना माल बेचा, अगले महीने आपको फिर से शून्य से शुरू करना होता है। लंबे समय तक ऐसे दबाव में दबकर काम करते रहने की कोशिश करनी पड़ती है। क्या सेल्स करियर में आपके बिल का भुगतान हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छे से आप अपने खर्चे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन क्या इसको उत्तम करियर सूची में, यानी कि परफेक्ट करियर लिस्ट में रखा जा सकता है? फिर से जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं पारंपरिक व्यापार की। पारंपरिक व्यापार यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस। कुछ लोग बड़े सपनों को चुनते हैं, अपना व्यापार बनाते हैं जिसके वह खुद मालिक हों, वह आदेश दें। यह एक रोमांचक विचार है ना? कई लोगों की सच्चाई यह है। पहला चरण, वह अपना व्यापार शुरू करने के लिए अपनी जीवन की जमा पूंजी लगाते हैं, नए कर्ज लेते हैं और कई बार अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से उधार लेते हैं। दूसरा चरण, वह अपनी गारंटी पर हर रास्ते से कर्ज लेते हैं। तीसरा चरण, अब वह जिस काम सेल्स में अच्छे होते हैं उसको छोड़कर सभी काम करते हैं। वह कानूनी मामलों में वकील के रूप में कार्य करते हैं, वित्तीय मामलों में कार्य करते हैं, लेन देन के मामलों में कार्य करते हैं, प्राप्य खातों यानी अकाउंटेंसी के मामलों में संग्रह एजेंसी के रूप में, कलेक्शन एजेंसी के रूप में या अकाउंटेंसी एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। वह सब कुछ करते हैं सेलिंग को छोड़कर, जिस कार्य में वह शुरू से अच्छे थे। चौथा चरण, वह संघर्ष करते हैं। अपने व्यापार के मालिक बनने के बजाय व्यापार उनका मालिक हो जाता है। वह उस व्यापार में काम शुरू करने वाले पहले व्यक्ति और काम छोड़ने वाले आखिरी व्यक्ति होते हैं। प्रतिदिन सभी के कामों का भुगतान देने के बाद हो सकता है कि वह अपने घर इतना पैसा ले जा सकें जिससे वह अपने बिलों का भुगतान यानी कि खर्चों का भुगतान कर पाएं। अकेले उस कर्जे को कम करते हैं जो व्यापार शुरू करते समय लिया था। पांचवा चरण, वह सफल होंगे या असफल होंगे। या तो वह एक सफलता के बिंदु तक पहुंचेंगे जहां उनका व्यवसाय कामयाबी पर होगा, या फिर असफल होकर दिवालियेपन के दायरे में आएंगे। कॉर्पोरेट कंपनी एवं सेल्स नौकरी में वापसी हो जाएगी, और अगर वह सफल भी हुए तब आमतौर पर उनका जीवन लंबे समय तक तनाव और स्ट्रेस में गुजरेगा। अगर आपने
पहले कभी व्यापार शुरू नहीं किया और मेरे दिए गए विवरण से संतुष्ट नहीं हैं, तब आप अपने दोस्तों या उनके लोगों से पूछें या उन लोगों से पूछें जो व्यापार कर रहे हैं। अधिकतर लोग जो अपना पारंपरिक व्यापार यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हैं, वे अपने निवेश में से वापसी के बारे में चिंतित नहीं होते। वे सिर्फ अपने निवेश की वापसी चाहते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉफिट की टेंशन नहीं होती। वो तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले बस वो चाहते हैं कि जो लगाए है पैसा कम से कम वो तो निकल आए। ये स्पष्ट हो जाता है कि पारंपरिक व्यापार यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस एक अच्छे करियर सूची में, एक परफेक्ट करियर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टर। आज विश्व में कमाई करने के लिए एक वर्ग है इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर बनने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता है? अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं है, तब अपने निवेश की यानी इन्वेस्टमेंट की वापसी पर कमाना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा है, तब तो शायद आप कमा सकते हैं, जबकि तब भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर पैसा बहुत ज्यादा नहीं है तो आप मुनाफे में अपने आप को लेकर के आ पाए, ऐसा बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। खासकर अगर आप नुकसान के जोखिम को कम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि लॉस कम हो, लॉस का रिस्क कम हो, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान लेते हैं आपने ऐसा कर लिया। अब एक कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए अगली क्या जरूरत है? आपको अपने ज्ञान और स्किल्स को बढ़ाना होगा। मैं कई लोगों को जानता हूं, मैं गिनती कर सकता हूं उन लोगों की जो कई सालों तक रियल एस्टेट में काफी ज्ञानी रहे हैं, लेकिन जब रियल एस्टेट मार्केट में बदलाव होते हैं, उस समय उनका ज्ञान और उनके स्किल्स उनकी मदद नहीं कर पाते हैं और वे बहुत कुछ खो देते हैं। यदि आप किसी और के पारंपरिक व्यापार में निवेश करना चाहते हैं, गुड लक। ज्यादातर मामलों में आप इन्वेस्टर नहीं होंगे, आप सिर्फ एक परोपकारी लगेंगे। यानी कि दूसरे के बिजनेस में अगर आप पैसा लगाएंगे तो उस वक्त आप एक इन्वेस्टर के तरह से बिजनेस पार्टनर नहीं होंगे, बल्कि ज्यादातर केसेस में आप सिर्फ और सिर्फ परोपकार करने वाले, बस सोशल सर्विस या सपोर्ट करने वाले एक शख्स होंगे। बिजनेस के मालिक मेन आप नहीं होंगे, मालिकाना हक आपका नहीं होगा। अब सवाल आता है, शेयर बाजार कैसा रहेगा? लोग यहां कमाते हैं, है ना? क्यों नहीं कमाते? कुछ समय समय पर ऐसा करते हैं, पर मैं सफल लोगों से ज्यादा असफल लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने शेयर मार्केट से कमाया वो बहुत कम लोग हैं और जिन्होंने शेयर मार्केट में गंवाया वो बहुत ज्यादा लोग हैं। यहाँ रिटर्न मिलना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। शेयर मार्केट के थ्रू रिटर्न मिलना, स्टॉक मार्केट के थ्रू रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है। जब आप नियंत्रण में ना हो, और आप यकीन माने आप इन्वेस्टर के रूप में खुद को नियंत्रण में नहीं रख सकते। कुछ भी हो सकता है, रातों रात कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक हकीकत बताता हूं। मैं साल 2001 में अच्छे से रह रहा था और मैं सबसे ज्यादा कमाने वाले सलाहकार के रूप में काम कर रहा था। मेरी सेल्स के हिस्से में मुझे नई कंपनी के लगभग 1,70,000 शेयर प्राप्त हुए। यह सार्वजनिक रूप से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की बिक्री $44 पर हो रही थी, जिसका मतलब है मेरे स्टॉक की कीमत $7.5 मिलियन के करीब थी। मेरी बड़ी कमाई और अच्छी पहचान थी, जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। मैंने अपने स्टॉक का कुछ हिस्सा यानी कि $2 मिलियन सुरक्षित किया, जिससे मैं अपने सपनों का घर बना रहा था, और बाकी स्टॉक को मैंने ऐसे रहने दिया क्योंकि मैं जानता था कंपनी अच्छे मुकाम पर है, उत्पाद अच्छे हैं और सेल्स भी अच्छी हो रही है। तभी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे कंट्रोल के बाहर था। रातों रात स्टॉक की कीमत $44 से $37 पहुंच गई, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स कंपनी को निशाना बना रहे थे और स्टॉक कम हो गए। दूसरे शब्दों में कहें तो स्टॉक की कीमत जितनी नीचे गिरेगी वह उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। मैंने सोचा ये एक मजाक है, क्योंकि कंपनी अच्छे से चल रही है, इसलिए मैंने $37 पर और शेयर खरीदे, ये मानते हुए कि शेयर की कीमत फिर से ऊपर जाएगी। पर कीमत ऊपर जाने की बजाय नीचे चली गई और $33 पर पहुंच गई। मैंने और शेयर खरीदे, कीमत अब $27 पर पहुंच गई। मेरे पास मार्जिन कॉल्स आने लगे, जिसका मतलब यह था कि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए
तब वह अपने नुकसान की भरपाई के लिए मेरे शेयर भी बेचने शुरू कर देंगे, पर मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। स्टॉक लगातार नीचे गिरते गए। अब शेयर की कीमत $10 तक आ गई थी। मेरे $7.5 मिलियन खत्म हो गए, और ये सब 90 दिनों में हो गया। अब अंत में स्टॉक वापस आए और कंपनी को $10 पर प्राइवेट लिया गया, $10 प्रति शेयर पर प्राइवेट लिया गया। लेकिन मैं वहां का सलाहकार नहीं रहा, मैं बाहर निकल चुका था। क्या मैं समझदार हो सकता था? जी हां। क्या मैंने गलतियां की? बिल्कुल। लेकिन इस घटना का सबक है कि अगर आप इन्वेस्टर बनने की सोच रहे हैं, तब आपको यह मानना होगा कि समय समय पर हालात नियंत्रण के बाहर जा सकते हैं, और जब ऐसा होगा वह बहुत महंगा पड़ेगा। अब अगर हम उत्तम व्यवसाय सूची, परफेक्ट करियर लिस्ट की तरफ देखें, तो क्या इन्वेस्टर वर्ग इस सूची में आते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, पारंपरिक व्यापार यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस और इन्वेस्टर वर्ग के बारे में बात की, और कोई भी एक उत्तम व्यवसाय सूची में सही नहीं बैठा, यानी कि परफेक्ट करियर लिस्ट के अंदर सही नहीं बैठा। तो क्या उत्तम गुण व्यवसाय सूची में यानी कि परफेक्ट करियर लिस्ट में कोई कार्य मुमकिन है? जी हां। लेकिन उसके लिए आपको मानना होगा कि सब कुछ बदल रहा है। पैसा कमाने का पुराना रूप अब खत्म हो चुका है या खत्म हो रहा है। नई अर्थव्यवस्था, आप जानते हैं, दुनिया बदल रही है। वह लोग जो इस बात को नहीं समझ रहे, उनको आगे का समय खराब हो सकता है, उनका आगे का समय खराब हो सकता है। और जो लोग इसे समझ पाए, उनका अच्छा समय आएगा, उनका बहुत अच्छा समय आएगा। पिछले 100 वर्षों से एक दिलचस्प घटना घटित हुई है। कंपनियों की बढ़ोतरी समाज में ज्यादा मायने रख रही है। लोगों के काम करने की सबसे सुरक्षित और सम्मान पाने का स्थान नौकरी हुई है। लोगों के जीवन की प्रक्रिया विकसित हुई है। पहला, स्कूल जाओ सीखने के लिए कि नौकरी कैसे मिले। दूसरा, कंपनी ढूंढो जो आपको नौकरी दे। तीसरा, उस कंपनी के लिए 40 साल तक काम करो। चौथा, रिटायर हो जाओ। कुछ दशकों में, यानी कि कुछ 10-10 साल के अगर गैप से आप देखें, कंपनी में ईमानदारी और कड़ी मेहनत करने के बदले इनाम देने के वादे झूठे साबित हो रहे हैं। लोग समझ रहे हैं जो ईमानदारी और मेहनत हम कंपनी को दे रहे हैं, उसका रिटर्न उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए जीवन की अलग प्रतिक्रिया विकसित हुई है, और जीवन की प्रक्रिया अलग तरह से विकसित हो रही है, क्योंकि पेंशन भी ज्यादातर नौकरियों में दुनिया भर में खत्म हो चुकी है। पहला, स्कूल जाओ ये सीखने के लिए कि नौकरी कैसे मिले। दूसरा, कंपनी ढूंढो जो आपको नौकरी दे। तीसरा, अपने व्यवसाय दौर में यानी कि प्रोफेशनल दौर में राजनीतिक कारणों से हर 3 से 5 सालों में कंपनी बदलते रहो। आज यहां नौकरी, कल वहां नौकरी। कहीं नौकरी से आपको आपके बॉस ने निकाल दिया, तो कहीं आपको मजबूरी में रिजाइन देना पड़ेगा, या नौकरी से इस्तीफा दे करके आप दूसरी नौकरी को ढूंढेंगे। चौथा, स्वयं को 40 साल के बाद भी रिटायर मत करो और काम करते जाओ। अब हम अपने जीवन के बहुत बड़ी उन्नति से गुजर रहे हैं। एक सदी थी, लोगों को घंटों, हफ्तों या सालों के अनुसार पैसे दिए गए। यह विश्व तौर पर, वर्ल्ड लेवल पर बदल रहा है। विश्व अब प्रदर्शन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसा होने लगा। इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में आपको भुगतान समय के अनुसार नहीं, केवल आपके कार्य प्रदर्शन के अनुसार मिलेगा। खाद्य इंडस्ट्री यानी कि फूड इंडस्ट्री में पहले से ही इसी मॉडल पर काम हो रहा है। उन्हें कानूनी तौर पर घंटे के अनुसार बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं, और वे अपना जीवन टिप के माध्यम से पूरा करते हैं, जो उनके कार्य प्रदर्शन पर आधारित है। आप कल्पना करके देखें, अगर यही मॉडल वास्तव में विश्व में होने वाली हर नौकरी पर लागू किया जाए, आप देखेंगे क्या हो रहा है। एक व्यक्ति को होटल के कमरे की सफाई का भुगतान घंटे के हिसाब से नहीं, हर कमरे के हिसाब से मिलेगा। यह उदाहरण कार्यालय कर्मचारियों के लिए इस तरह से है। एक व्यक्ति की सालाना वेतन $60,000 है। पहले चरण में कंपनी वेतन कम करेगी, जैसे $50,000, क्योंकि आज की मार्केट को देखें तो अन्य लोग हैं जो कम वेतन पे, कम सैलरी पर जॉब करने के लिए तैयार हैं। दूसरा चरण,
कंपनी आधार वेतन यानी बेस सैलरी कम कर देगी, सालाना $20,000। तीसरा चरण, कंपनी का कहना होगा कि हम आपको $30,000 सालाना अलग से देंगे, ईयरली अलग से देंगे, अगर आप माह में, महीने में निर्धारित कार्य प्रदर्शन, वर्क परफॉर्मेंस पूरा कर सकते हैं, यानी टारगेट के साथ जॉब के अंदर। अन्य शब्दों में कहें, अगर आप निर्धारित संख्या को पार कर देंगे तब आपको अलग से $2,500 प्रति माह मिलेगा, महीने का मिलेगा। अब दबाव आपके ऊपर है और कंपनी इसमें खुश है, क्योंकि अगर आप संख्या पार नहीं कर पाए, वह तब भी काफी बचत कर लेंगे। अगर आप संख्या को पार कर पाते हैं तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके भविष्य में क्या है? वह आपकी आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे जब तक आप और बेहतरीन नहीं बनते। यह आपके साथ होगा अगर आप पहले से अधिक निपुण और कुशल नहीं हैं। गिनते रहें, यह विश्व भर के हर एक पेशे में होगा। विकास की शुरुआत हो चुकी है। यह क्यों हो रहा है? यह कंपनी के लिए एक बेहतर मॉडल है। यह कम खर्च में ज्यादा बेहतर परिणाम देता है। नई अर्थव्यवस्था में कम लोगों को जरूरत है, इसलिए कंपनी के पास बहुत लोग हैं, कम से कम नौकरियों के लिए। मैं आपको बताता हूं, नई अर्थव्यवस्था में कम लोग क्यों चाहिए। तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी ने हर चीज को बदल दिया है। 100 साल पहले 90% जनसंख्या खेती बाड़ी में काम करती थी। आज बेहतर कुशल उपकरणों के कारण 1% से भी कम रह गई है और सभी किसानी नौकरियां जा चुकी हैं। आज आप मशीनों से बात करते हैं, यानी कि वह नौकरियां चली गई। पहले कॉल सेंटर में आप कॉल करते थे या बहुत सारे कस्टमर केयर पे आप कॉल करते थे, तो वहां पर लोग होते थे। आज आप मशीनों से बात करते हैं, वो वाली नौकरियां चली गई। याद करें, जब कंपनी में काफी तादाद में सेल्स कर्मी होते थे, अब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वह भी नौकरियां चली गई हैं। याद करें, बड़े बड़े सिनेमा घर और वहां काम करने वाले लोग, अब लोग अपने मोबाइल और टैबलेट में फिल्में देखते हैं और उनमें से बहुत सारी नौकरियां जा चुकी हैं। देखिए, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स के अंदर पहले आपको कोई खाने की चीज खरीदनी होती थी, कोई पीने की चीज खरीदनी होती थी, आप जाकर के एक स्टॉल से खरीदते थे, और आज वहां पर कंप्यूटराइज्ड मशीनें लगा दी गई हैं, जिसमें आपको जो भी चीज चाहिए आप ले सकते हैं, पैसा डालिए और वो चीज आपके पास मशीन से निकल आएगी। यानी कि उस स्टॉल के ऊपर काम करने वाले लोगों की भी नौकरियां चली गई। मुझे किताब पढ़ना पसंद है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, लेकिन आप नजदीकी किताबों की दुकान पर जाएं, वह जल्दी ही इतिहास में रह जाएंगी। मैं विश्व के लगभग हर वर्ग कार्यों को देख चुका हूं। टेक्नोलॉजी और कुशलता के कारण हर दिन नौकरियां खत्म होती जा रही हैं और हम इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वास्तव में इसमें तेजी हो रही है। अगर आप बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में वापस उछाल आएगा और नौकरियां वापस आएंगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। जैसे किसानों के बच्चे दीवार की लिखावट देखकर नए व्यवसायों के लिए खेती छोड़ देते हैं, वैसा ही उन लोगों के साथ हो रहा है जो पुरानी अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें आंखें खोलकर सच्चाई देखने की जरूरत है और एक नया करियर खोजने की जरूरत है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग और सभी से बेहतर है। मैं जानता हूं, सबसे बेहतर तरीका ना सिर्फ जीवित रहने के लिए बल्कि नई अर्थव्यवस्था में कामयाब होने का, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। आज विश्व में महत्वपूर्ण उत्पाद और सेवाएं हैं जिनको जरूरतमंद लोगों तक प्रदर्शन करने के लिए जरूरत है, पहुंचाने की, प्रेजेंट करने की जरूरत है। उपभोक्ताओं को भी अभी भी शिक्षित होने की जरूरत है। कंपनी के पास विकल्प है, वह विज्ञापन की दुनिया से जुड़कर खुद को दिखा सकती है। वह अपने उत्पाद और सेवाओं को बेचने के लिए महंगे और कुशल सेल्स टीम नौकरी पर रख सकती है, या फिर वह नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का उपयोग करके विश्व के लोगों के सामने अपनी कहानी रख सकती है। ज्यादा से ज्यादा कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग का चयन करेंगी क्योंकि ये नई अर्थव्यवस्था में सटीक बैठती है। वह सभी कॉरपोरेट समर्थन प्रदान कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पूर्ण रूप से उत्पादों के प्रदर्शन के अनुसार भुगतान मिलेंगे। ये बहुत कुशल रहेगा
क्योंकि नई अर्थव्यवस्था में मुंह शब्द यानी कि माउथ पब्लिसिटी विज्ञापन और अन्य रूप की तुलना में बेहतर काम कर रहा है। नई अर्थव्यवस्था में माउथ पब्लिसिटी विज्ञापन और अन्य रूप की तुलना में बेहतर काम कर रहा है। कंपनी जो पैसा विज्ञापन में खर्च करती थी वही पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके प्रदर्शन के अनुसार देगी। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप खुद को मान सकते हैं कि आपको पारंपरिक व्यवसाय के सभी फायदे मिल सकते हैं बिना किसी नुकसान उठाए, और आपकी कमाई की कोई सीमा नहीं होगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चाहती हैं कि आप जितना चाहें पैसे कमाएं। वैसे भी अगर आप पैसे प्रदर्शन के अनुसार दिए जाएं, यानी कि अगर आपको पैसे प्रदर्शन के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दिए जाएं, तब हम सीमित कमाई में क्यों रहें। हम ज्यादा बेहतर काम करके, परफॉर्म करके और अपनी टीम के थ्रू भी काम करवा करके ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट एक पॉइंट आता है नेटवर्क मार्केटिंग में पकड़। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कमी हो सकती है, कौन सी चीज ऐसी है कि जो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए। ये सब सुन के अच्छा लगता है और ऐसा होता है, लेकिन यहां एक पकड़ है, एक कमी है जो ज्यादातर लोग आपको नहीं बताएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग की पकड़ क्या है, कमी क्या है? आपको अज्ञानी लोगों द्वारा सामाजिक सम्मान का नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ एक ही कमी है। आपको जब तक आप इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो जाते, अच्छे लेवल पर कमाई नहीं कराने लग जाते, कुछ समय तक, कुछ महीने या फिर कुछ साल तक आपको इस इंडस्ट्री को लेकर जो अज्ञानी लोग हैं, अनावेयर लोग हैं, आपको उन अज्ञानी लोगों द्वारा सामाजिक सम्मान यानी कि जो आपका सोशल रेस्पेक्ट है उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लोग आपको हो सकता है कि क्रिटिसाइज करें, डिमोटिवेट करें, डिमोरलाइज करें, टांग खींचें, आपका मजाक बनाएं। बस इस चीज को आपको झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ समय तक। इसका मतलब है थोड़े समय के लिए। लोग अब भी पुरानी अर्थव्यवस्था में रहने और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वह आप जितना नहीं सोचेंगे, वह नहीं समझेंगे, वह सोचेंगे कि आप पागल होकर नेटवर्क मार्केटिंग में लगे हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ समझ लेना पूरी तरह से सही शब्द नहीं है, आपको इससे अधिक करने की जरूरत है। आपको मानने की जरूरत है कि अज्ञानी लोगों द्वारा सामाजिक सम्मान का नुकसान उठाना पड़ेगा। औरों के सामने पूरा होने से पहले आपको अपने विचारों का भविष्य देखना होगा। आप स्मार्ट हैं, आप वह व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के कार्य करेंगे। जो अपने जीवन को आप स्मार्ट व्यक्ति हैं, आप वह व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के कार्य करेंगे। लोग आपकी बात के बारे में नहीं सोचेंगे, इसका एक कारण है, और वह सिर्फ इसलिए नहीं कि वह पुरानी अर्थव्यवस्था में फंसे हुए हैं, बल्कि ये देखते हैं कि मैं आपको ये समझाने में मदद कर पाता हूं। आइए देखते हैं। क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करने का फैसला लेते हैं, तब आपके लिए ये जानना जरूरी है। ज्यादातर लोग या तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ते हैं या उस व्यक्ति से जिसे वह जानते हैं। यह लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने का फैसला लिया है। हाँ, मैं सोच सकता हूं 5 में से 6 लोगों ने भी ऐसा किया था। ऐसा कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसा किया था। मेरी बहन बहुत अच्छी होगी, मेरे दोस्त इस तरह की चीजें पसंद करते थे, मैं जानता हूं अन्य लोग भी अद्भुत हो सकेंगे। कुल मिलाकर अन्य शब्दों में कहें तो उन लोगों ने किसी पेशे को नहीं चुना, यानी कि इस काम को वो प्रोफेशनल हो करके और बिल्कुल बिजनेस की तरह से हो करके नहीं चुनते, बल्कि वह बस भाग्यशाली होने की उम्मीद लगा रहे थे। यानी कि इस बिजनेस के अंदर वो अपने आप को तुक्का लगाकर, लकी मान करके आने की कोशिश करते हैं कि बस ट्राई करेंगे और नहीं भी अगर कर पाएंगे तो भी हम कमा लेंगे। यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरी, टीचिंग, वकालत, एमबीए, चार्टेड अकाउंटेंसी, बहुत सारे कामों को करने से पहले कई साल की इंसान मेहनत करता है,
पढ़ता है, सीखता है, वक्त लगाता है और पैसा भी लगाता है, उसके बाद में वो कमाना शुरू करता है। और वो जानता है जिस वक्त वो इन सारी डिग्रीज में, इन सभी शिक्षाओं में इन्वॉल्व होता है, वो जानता है कि अभी पैसा नहीं आएगा, इसके बाद पैसा आएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब आने का डिसीजन लेता है तो वो सोचता है कि बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना सीखे, बिना टाइम लगाए, बिना कुछ करे, पहले ही दिन से मेरे पास पैसा आने लगे। हफ्ते के अंदर मैं सैकड़ों, महीने के अंदर मैं हजारों, एक साल के अंदर मैं लाखों और 2 या 3 साल के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊं। ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि बहुत सारे लोग बस चांस लेने के लिए इस बिजनेस में आते हैं, नेटवर्किंग टूरिस्ट बनकर के इस बिजनेस में आते हैं, ट्राई मारने, घूमने आते हैं। कुछ लोगों को ज्वाइन कराकर अपने खर्च वापस निकालना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि बस बैठ के पैसे आने का इंतजार करना है। किसी और के काम पर आपको पैसे मिलना काफी आकर्षित है ना? लेकिन अक्सर गलत समझ लिया जाता है इसको सही तरीके से कैसे लेना चाहिए और समझना चाहिए और करना चाहिए, उस पर वो गौर नहीं देते। वह कोई व्यापार शुरू नहीं करते, बल्कि वह सिर्फ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और सोचते हैं कि ऐसा लॉटरी टिकट जिसे 6 बार घिसना है, यानी वे 6 नए लोगों से बात करेंगे जिन्हें वह इस व्यापार के बारे में बताएंगे और वो मानते हैं कि सभी ज्वाइन कर लेंगे। वह उन लोगों से मिलते हैं और उन्हें अपने व्यापार में ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं। कम ज्ञान और कम स्किल्स होने के कारण ज्यादातर लोग बिना कुछ कमाए खत्म हो जाते हैं, एक लॉटरी टिकट की तरह। ये एक और मौका वह खोते हैं क्योंकि वह एक अकुशल और अज्ञान व्यक्ति की तरह काम करते हैं, जिसने सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाई, स्किल्स नहीं डेवलप करे और इस इंडस्ट्री को बिना सीखे आधे अधूरी टूटी फूटी नॉलेज के साथ में काम करना शुरू करते हैं और ये सोचते हैं कि सीखना मुझे या तो बिल्कुल ना पड़े या कम से कम सीखना पड़े, लेकिन कामयाबी मेरे पास सबसे बड़ी आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वह कुछ संबंध भी खराब कर लेते हैं, इसलिए वह लॉटरी टिकट छोड़ देते हैं और अपने व्यापार के शुरू ना होने की जिम्मेदारी लेने के बजाय नेटवर्क मार्केटिंग को दोष देते हैं और दुनिया को भी यही बताते हैं, देखो मैंने नेटवर्क कंपनी ज्वाइन की, मैंने काम किया, मैंने हर व्यक्ति से बात की, पर नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं कर पाई। तुम अपने पैसे बचा लो। अगर आप ऐसे पेशे में काम करने का चयन करते हैं, तब आपको ऐसे लोगों से ऐसी बातों को सुनना पड़ेगा। अज्ञानी लोगों की राय, जो सोचते हैं कि उन्होंने सही तरीके से काम किया पर फायदा नहीं हुआ, उनसे बचना पड़ेगा। अगर आपके लिए ये शब्द संभालना मुश्किल है तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को संभाल पाएं तब दुनिया आपकी है। जो लोग इन बातों को अपना लेते हैं वह अच्छा पैसा कमाते हैं। जो लोग दूसरों को इस पेशे को दिखा सकते हैं, अज्ञानी लोगों को सही ज्ञान दे सकते हैं, जो अपने जैसे सोच वाले लोगों के संगठन का निर्माण कर सकते हैं, कंपनियां ऐसे लोगों को असीमित भुगतान करेंगी। कुछ लोग कहना पसंद करते हैं कि धारणा ही सच्चाई है। मैं इस बात को नापसंद करता हूं। सदियों से दुनिया के महान लीडर्स ने इस बात को नजरअंदाज किया है। क्या हो अगर नेल्सन मंडेला ने कहा कि धारणा ही वास्तविकता है? क्या हो अगर मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि धारणा ही वास्तविकता है? क्या हो अगर स्टीव जॉब्स ने कहा कि धारणा ही वास्तविकता है? दोस्तों, दुनिया के महान लीडर्स ने कहा है कि वास्तविकता ही वास्तविकता है, और मैं लोगों को इस सच्चाई को समझाने में सब तरह से मुमकिन मदद कर रहा हूं। सच यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल उत्तम नहीं है, लेकिन हाँ, औरों से बेहतर है, और यही सच्चाई है। यहां पर भी अपनी चुनौतियां हो सकती हैं, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, फेलियर्स एंड सक्सेस हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, चुनौतियां हो सकते हैं, स्ट्रगल हो सकते हैं, लेकिन बाकी सभी इंडस्ट्रीज और सभी करियर ऑप्शंस के मुकाबले ये सबसे ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, इस ऑडियो को दोबारा सुनिएगा, बहुत संभाल के सुनिएगा, और इसको
अप्लाई कीजिए, अपने ऊपर फॉलो कीजिए, और तब तक सुनिएगा जब तक एक एक बात आपको 100% समझ में ना आ जाए और आपके दिल दिमाग में छप ना जाए। और इसके ऊपर नोट्स बना करके अपनी टीम को ट्रेनिंग दीजिए, अपनी टीम की काउंसलिंग कीजिए, अपनी टीम को सारी टीचिंग्स प्रमोट कीजिए, और इस ऑडियो को, इस सेशन को, गोप्रो के आज के इस चैप्टर को, इसके इस लिंक को आप अपनी पूरी टीम से शेयर कीजिए। जो पुराने लोग हैं उनसे भी, जो नए लोग हैं उनसे भी। खुद भी सुनिए, बार बार उनको भी सुनाइए, और बार बार बीच बीच में भी आप उनको सेंड करते रहिए। यकीन मानिए कि अगर आपने इन बातों को प्रैक्टिस कर लिया और मैक्सिमम अपने दिमाग में बैठा लिया तो आप बहुत फायदा लेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।